हेलो एवरीवन। हम CSI या नेट PYQ सीरीज़ को स्टडी कर रहे थे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, तो हमारे पास इसमें फर्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है द ट्रांजिशंस गिविंग राइज टू येलो सोडियम D लाइन्स इज और आर। तो देखिए फर्स्टली क्वेश्चन आपके पास ट्रांजिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रांजिशन से रिलेटेड है तो इसमें ऑब्वियसली कुछ कपलिंग का कॉन्सेप्ट देखने को भी मिलेगा। और सोडियम डी यहाँ पर आप देखिए तो सोडियम डी यहाँ पर क्या है, डबलेट के लिए यूज़ किया गया है। डी स्टैंड फॉर डबलेट, डी यहाँ पे क्या है, डबलेट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सोडियम डबलेट है इसकी जो ट्रांजिशन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने देखना है कि किससे मैच करती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए द सोडियम डबलेट इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ऑफ एल एंड एस। एल एंड एस में आपके पास स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, उसकी वजह से इसके पास अपनी डी लाइन्स अराइज होती है इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो आपके पास है। ठीक है, हमने बात की इसके पास है एल एंड एस। ठीक है, एल एंड एस इसके पास अपनी क्या है, कपलिंग स्टेट्स है। ओके, तो एल हम मानेंगे एल इज इक्वल टू 1, एस हमने लेना है एस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल एंड एस कपलिंग की बात की तो ऑब्वियसली यहाँ पे जे भी आपको देखने को मिलता है, तो जे के यहाँ पर क्या रहेगा, एल प्लस एस एंड एल माइनस एस। जे यहाँ पर 2 स्टेट में देखने को मिलता है, एल प्लस एस एंड एल माइनस एस में। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल प्लस एस हमने यहाँ पर करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जे आ जाएगा आपके पास एल प्लस एस के लिए, एल यहाँ पे था 1, एस था 1/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, तो एक स्टेट बन गई इसकी ये, राइट। और उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए एल माइनस एस था तो 1 माइनस 1/2 मीन्स इसकी आ जाएगी 1/2 वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेट देखने को मिली, 3/2 एंड 1/2 जब हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसकी जो स्टेट आएगी उसको हम लिखेंगे एस 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये स्प्लिट हो जाएगा एस आपका पी 3/2 में एंड पी 1/2 में। यहाँ पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन थी तो 2 यहाँ पर एज इट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो हमारा जो इस ऑप्शन में से राइट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं पी 3/2 की पावर 2 एंड एस 2 1/2 एंड ये आपकी पी हाफ की पावर 2 एंड एस हाफ की पावर 2, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का, उससे हमने ये पावर्स या इसकी जो स्प्लिटिंग स्टेट्स है उनको देख के इसका आंसर ये निकाला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोलेबल फ्रेगमेंट ऑफ N6C6S6 क्रोमियम CO2 इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। ठीक है, हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन पहले पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसमें सबसे पहले देखना है कि जो आपके पास ये फ्रेगमेंट दिया गया है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने रहेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसके पास कितने रहेंगे, इसके जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये। ठीक है, तो आप देखिए इस कंपाउंड के लिए रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रोमियम के लिए भी रहेंगे 6 और CO के लिए रहेंगे 2। ठीक है, इसका हम 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 6 + 4 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आइसोलेबल का कॉन्सेप्ट है जो कि आपके पास यूज़ होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में टू कंपेयर मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स विद सिमिलर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन काउंट एंड शेप्स। तो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट ही नहीं देखने हैं, बट हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, एफएमओ की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये कॉम्प्लेक्स है इसकी क्या शेप रहेगी ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बात की एफएमओ की। एफएमओ को हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर molecular orbitals. These are the two molecular fragments which are considered isolable if they have similar FMO, जो कि आपके पास क्या होते हैं इसमें, होमो एंड ल्यूमो, जो कंसेप्ट आपने अपनी मास्टर डिग्री में अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, या आप अभी पढ़ोगे, राइट। तो होमो एंड ल्यूमो इसमें दो इसके टाइप होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री एंड एनर्जी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और अगर आप देखें ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने रहेंगे, 6, और इसके पास कितने थे, 16, राइट। CH3 पॉजिटिव मिथाइल केटाइन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसके पास भी 6 ही है, राइट। और अगर आप बात करें CH3, यहाँ पर ये CH3 है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आ जाएंगे आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन काउंट इसके पास रहेंगे। और यहाँ पर Mn है, तो इसका आपने मुझे बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा CH3 पॉजिटिव मिथाइल केटाइन। तो आइसोलेबल फ्रेगमेंट जो हम इस कॉम्प्लेक्स में यूज़ करेंगे वो करेंगे CH3 पॉजिटिव। अब आप पूछ सकते हो कि हमने पार्ट ए के अकॉर्डिंग जो देखा था, हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपना आंसर की स्टेटमेंट हमने दे दी थी, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें एफएमओ अप्रोच को भी देख रहे हैं, होमो एंड ल्यूमो की क्या आपके पास शेप आ रही है, ठीक है, उसकी क्या स्टेटमेंट आ रही है, उस बेस पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा CH3 पॉजिटिव, क्योंकि उनकी जो एफएमओ है और जो एनर्जी सिमेट्रीज है वो आपस में रिलेट करती है, CH3 पॉजिटिव एंड दिस कॉम्प्लेक्स। इस वजह से इसका आंसर CH3 पॉजिटिव रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डर्ज़ाग्यून, लैंड्यू, वेरवे एंड ओवरबीक थ्योरी, जिसे हम DLVO थ्योरी के नाम से जानते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स डिपेंड्स अपॉन। तो सबसे पहले तो DLVO जो थ्योरी है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलाइडल साइंस का, इसीलिए कोलाइड्स की बात यहाँ पर की गई है। तो कोलाइडल साइंस का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल डिस्पर्सन बाय कंसीडरिंग टू मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो ये जो थ्योरी है DLVO ये हमें क्या बताती है कि स्टेबिलिटी क्या है, हमें क्या बता रही है, स्टेबिलिटी क्या है कोलाइडल डिस्पर्सन की। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी बताने के लिए ये आपके पास दो मेन टाइप की फोर्सेस को यूज़ करती है, टू मेन फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन दिस थ्योरी। ठीक है, और यही एक बात आपसे क्वेश्चन में भी पूछी गई है कि जो स्टेबिलिटी है कोलाइड्स की वो कहाँ पर डिपेंड कर रही है। तो पहली ऑप्शन है ओनली इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन, ओनली वन डर वॉल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन एंड वन डर वॉल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक डबल लेयर एंड वन डर वॉल अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब अगर आपको इसकी जो थ्योरी की स्टेटमेंट पता होगी तो आप इसका आंसर बहुत ही इजी वे में दे सकते हो। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इस थ्योरी का नाम DLVO थ्योरी क्यों रखा, क्योंकि ये 4 साइंटिस्ट थे
जिन्होंने इस थ्योरी को हमारे पास दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी थ्योरी में कंक्लूजन क्या दिया था, इन्होंने दिया था हमारे पास ये रिलेशन जो स्टेबिलिटी बताता है आपके पास कोलाइडल डिस्पर्सन की 1 प्लस के ए का स्क्वायर और इसी के साथ आएगा ई माइनस के आर ओवर आर। तो ये आपके पास क्या है, DLVO थ्योरी है। ठीक है, राइट। तो हमने बात की कि दो टाइप की फोर्सेस इन्होंने हमारे पास बताई है अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो दो टाइप की फोर्सेस इन चार ऑप्शन में से एक होगी, आप सभी को मालूम है ये बात। तो बट अब अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसी में आप देखिए इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन की बात की गई है, वंडर वॉल अट्रैक्शन की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि आपके पास जो दो मेन टाइप ऑफ फोर्सेस DLVO थ्योरी में हमें बताई गई थी वो थी इलेक्ट्रिक डबल लेयर रिपल्शन एंड वंडर वॉल अट्रैक्शन। ओके, इसके लिए हमें DLVO थ्योरी की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये भी आपसे नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपने एक बार अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, so the stability of collides depends on electrical double layer repulsion and van der Waal attraction. Okay, next question है, in a proton decoupled C13 NMR of a compound, number of carbon in each signal cannot be calculated from the integration because signal intensities get affected by। तो सबसे पहले तो आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है और इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो है NOE। ठीक है, NOE न्यूक्लियर ओवरहॉसर इफेक्ट होता है, जो कि एक टेक्निक है जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से हम जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स की, स्पेशली बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, वो हम ड्रॉ कर पाते हैं NOE के हेल्प से। तो हमने बताना है कि जो आपके पास इंटेंसिटीज़ है वो क्यों इफ़ेक्ट हो रही है जब ये सिग्नल दे रहा है अपना। तो पहली ऑप्शन है द NOE इंड्यूस्ड बाय अटैच्ड प्रोटॉन्स। सेकंड है डिफरेंट रिडक्सेशन टाइम्स ऑफ डिफरेंट कार्बन्स एंड पुअर आइसोटोपिक एबंडेंस ऑफ कार्बन 13। एक बार अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो इसमें है पहली ऑप्शन ओनली 2, सेकंड है बोथ 1 and 3, सेकंड है बोथ 2 and 3, फोर्थ है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो NOE की बात हमने कर दी थी। तो NOE इंड्यूस करती है अटैचमेंट ऑफ प्रोटॉन विच अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन प्रोटॉन कार्बन इंटरेक्शंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू यूज इंटीग्रेशन टू काउंट कार्बन। ठीक है, इससे आप क्या समझे कि जो आपके पास NOE है वो इंड्यूस करा है, ठीक है, जो अटैच प्रोटॉन है इस कार्बन में, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो भी इफेक्ट हो रही है, और डिफरेंसेस है जो कार्बन इंटरेक्शन के साथ प्रोटॉन के, उसको भी ये क्या करता है, सिग्नल को देने से डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है। इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पाते इंटीग्रेशन को काउंट करने के लिए, कार्बन का जब हम इंटीग्रेशन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो रही है NOE के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देखिए तो ओनली 1 तो कहीं दिया नहीं गया है, तो मीन्स इसके साथ कोई एक और ऑप्शन आएगी, या तो सेकंड होगी या फिर थर्ड होगी।
ठीक है, मतलब कि सेकंड एंड फोर्थ के बीच कंपटीशन है, इन दोनों में से कोई इसका आंसर रहेगा। तो डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ डिफरेंट कार्बन, क्या ये इफेक्ट करवा रहा है? जी हाँ, जो डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ कार्बन होती है वो कॉज करती है वेरिएबल सिग्नल इंटेंसिटीज़ को, और ऑल्सो इफेक्ट करती है इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए भी, राइट। तो इसकी वजह से हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस ऑप्शन में देखिए आप, जो सेकंड हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों होगा, जैसे हम डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम्स की बात करें कार्बन के लिए, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम होंगे कार्बन कंपाउंड में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेरिएबल सिग्नल इंटेंसिटीज़ है वो ऑल्सो इफेक्ट हो जाएगी, इट ऑल्सो इफेक्ट ना, और उसकी वजह से जो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल है वो भी तो इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 रहेगा, कि इन दो फैक्टर की वजह से आपके पास इंटीग्रेशन सिग्नल में दिक्कत आ रही है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन गिवन बिलो। तो एक रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इस रिएक्शन को हम समझते हैं। इस रिएक्शन में देखिए, पहले तो आप देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से दिया गया है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस रिएक्शन को देखने से हमें ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि रिएक्शन होते हैं दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच, और वो अकर करते हैं वाया, इट अकर वाया किसके दौरान, या तो इनर स्फीयर से वो अकर करेंगे या फिर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से वो अकर करेंगे। इसलिए आप देखिए ऑप्शन में भी जो ऑप्शन यहाँ दिए इनर स्फीयर मैकेनिज्म दी गई है और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म दी गई है। ठीक है, तो इन दो मैकेनिज्म के थ्रू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो कॉम्प्लेक्सेस की भी जो रिएक्शन आपको यहाँ पर शोन है वो अकर हो रहा है। एंड reaction does not follow direct coordination of the bridging ligand between the two complexes, and that's because of it follows the outer sphere mechanism। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन द स्फीयर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म क्या होती है। हमने तो बात कह दी कि जो ये रिएक्शन है ये जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस में ये जा रहा है और फॉलो कर रहा है आपके पास आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हम कैसे पता करें कि ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है या फिर इनर स्फीयर मैकेनिज्म है। तो देखिए होता क्या है, जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं अकर विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी टू मेटल सेंटर। मीन्स उसमें आपके पास कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन या फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी दो मेटल सेंटर के बीच में। ठीक है, वो हो गया आपके पास आउटर स्फीयर मैकेनिज्म OSM। उसी तरह हम अगर इनर स्फीयर मैकेनिज्म की बात करें, so in this mechanism a bridging ligand mediates the electron transfer between two metal center। मतलब कि इसमें ब्रिजिंग भी देखी जाएगी, ब्रिजिंग लिगेंड इसमें इन्वॉल्व होगा जब आपके पास दो मेटल सेंटर आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। A direct bond is formed between the two metal center through the bridging ligands। मीन्स एक डायरेक्ट बॉन्ड आपके पास फॉर्म हो जाएगा ब्रिजिंग करके। ओके, और अगर हम इस रिएक्शन को देखें, ये जो हमने रिएक्शन यहाँ पर देखा है, तो इसमें कोई भी ब्रिजिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, बोथ कॉम्प्लेक्सेस रिमेन इंटैक्ट, these both are remain intact and leading to no net chemical change in the composition of the complexes। तो यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म विद नो नेट केमिकल चेंज इज द राइट आंसर। इट अंडरगो, जो ये प्रोसेस है ये जाती है अंडर इलेक्ट्रॉन, ये आएगा आपके पास ट्रांसफर, ये प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल फॉर, जो कि हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस किसके लिए इक्वल रहते हैं।
पहली ऑप्शन है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सेकेंड है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्थ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन एंड वेरिएंस की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं एंड वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आंसर है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो आपके पास बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है आर इक्वल टू द लैम्डा पैरामीटर। ओके, तो राइट आंसर रहेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉइसन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, तो इसका अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये मीन एंड वेरिएंस डिपेंड करते हैं रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, रेंज पे डिपेंड करेंगे। और एक्सपोनेंशियल की बात करें तो इसमें आपके पास जो मीन है वो रहेगा 1/λ एंड वेरिएंस रहेगा 1/λ², ठीक है, दिस इज लैम्डा। पॉइसन में तो मीन एंड वेरिएंस इक्वल हो जाते हैं। एंड गॉसियन की अगर हम बात करें तो दिस टू पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर ये रहेंगे, मीन एंड वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर फॉर दिस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके पास जून 2024 में पूछे गए थे।